अरे अरे ननद रानी, ये क्या कर रही हैं आप? क्यों, क्या हो गया भाभी? आपने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया। कपड़ों पर प्रेस कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ? इसमें इतना हैरान होने जैसी क्या बात है? लो, कपड़े पर प्रेस कर रही हो तो निकालो ना अपनी 500 रुपए वाली प्रेस। ये मेरी इम्पोर्टेड पूरी 15,000 वाली स्टीम आयरन को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे आज से पहले इतनी महंगी आयरन देखी भी है, आई बड़ी प्रेस वाली। छोटी भाभी, अब आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? अरे लोग अपनी ननद के सामने दीदी दीदी करके नाचते फिरते हैं और आप मुझे आंखें दिखा रही हैं। हाँ तो डरती होगी, मैंने तुम्हारा कुछ लेकर थोड़ी न रखा है जो मैं तुम्हारे सामने दीदी दीदी करती घूमूंगी। पूरे 50 लाख रुपए का सामान भेजा है मेरे पापा ने। मेरे मायके वालों ने हर वो सामान मुझे दिया है जिसकी शादी के बाद मुझे जरूरत पड़ सकती है। याद रखो, मुझे तुम्हारी नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मेरे आगे पीछे मिमियाते हुए घूमने की तुम आदत डाल लो। इतना कहकर प्रिया अपनी इम्पोर्टेड आयरन लेकर अपने कमरे की ओर निकल जाती है। हे भगवान, ये सब कुछ अभी अभी सच में हुआ है क्या मेरे साथ, या मैं कोई सपना दिख रही हूँ? मैंने तो यही सुना था शादी के बाद नई नवेली दुल्हनें महीनों तक किसी से खुलकर बात भी नहीं कर पाती, और यहाँ छोटी भाभी आंधी तूफान की तरफ बरस कर गई। अरे मम्मी, ये कहाँ से अफलातून पसंद करके ले आई हो? मुझे तो लगता है रॉन्ग नंबर लग गया है आपका। अरे नालायक, क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही है? मैं शोर मचा रही हूँ मम्मी? अरे बुलाओ ना अपनी छोटी बहू को, उसे से पूछो कि अभी अभी मुझे इतनी जली कटी बातें सुना कर गई है। आखिर ऐसा क्या बिगाड़ दिया था मैंने उनका? उनके मायके से आई हुई प्रेस ही तो इस्तेमाल कर ली थी, तो क्या उनके मायके से जो सामान आया है मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती? अरे रुचि बेटा, अभी नई नई शादी हुई है उसकी, बचपना है, धीरे धीरे सुधर जाएगी। तू बिना जरा जरा सी बातों का बवाल मचा देती है। और तेरा भी क्या बिगड़ जाता अगर उसका सामान इस्तेमाल करने से पहले एक बार उससे पूछ लेती तो? अच्छा मम्मी, आपकी छोटी बहू मुंह मांगा दहेज क्या ले आई? आपको तो बेटी से ज्यादा बहू प्यारी लगने लगी। इतना प्यार कभी बड़ी भाभी के लिए तो दिखाया नहीं आपने। अरे नाप मत ले उस नास बेटी का। दिया ही क्या है उसके बाप ने जो उसे मैं लाड़ दिखाऊं? और कान खोल कर सुन ले, ससुराल में इज्जत उसी बहू की ज्यादा होती है जिसके मायके की जेब गर्म होती है। अरे अब तू यहाँ बैठकर मेरा मुंह मत देख। छोटी बहू के लिए कुछ चाय नाश्ता बनाकर उसके कमरे में ले जा। जा। अच्छा जी, चाय नाश्ता लेने के लिए वो नई नवेली दुल्हन है, और मुझे बातें सुनाने के लिए तो उनकी इतनी लंबी जुबान निकल आई थी। तब उन्हें याद नहीं था कि अभी उन्हें इस घर में आए सिर्फ 4 दिन हुए। मैं किसी की गुलामी नहीं करने वाली मम्मी। तुम्हें ज्यादा शौक चढ़ा है ना, तो जाओ जाकर अपनी छोटी बहू के लिए चाय नाश्ता बनाओ, और अगर उतने से पेट ना भरे ना तो उसके मुंह में खिला भी देना। इतना कहकर शालिनी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। बड़ी बहू, क्या बना रही है नाश्ते में? वो माँ जी, मैंने सोचा आलू के पराठे बना देती हूँ, आपको पसंद भी है ना? हमारा क्या है, हम तो घास भी खा लेते हैं। अब प्रिया बड़े घर से आई है तो उस हिसाब से खाना नाश्ता बनेगा। बड़े लोग ना रोज रोज नाश्ते में ये पूरी पकौड़े पराठे नहीं खाते। अच्छा माँ जी, तो आप ही बता दीजिए क्या बनेगा, वही बना देती हूँ। ऐसा कर, पराठे बन गए हो तो अपने ससुर जी और बाकी लोगों को खिला दे, तब तक मैं इडली सांबार की तैयारी करती हूँ। और वैसे भी छोटी बहू के घर से ये माइक्रोवेव ओवन आया है, ये किस दिन काम आएगा? इसकी मदद से हम फटाफट इडली बनाकर तैयार कर लेंगे। ठीक है माँ जी, आप इडली की तैयारी करिए, तब तक मैं घर में बाकी लोगों का नाश्ता लगा देती हूँ। बड़ी बहू घर में सबका नाश्ता लगाने के लिए डाइनिंग टेबल पर चली गई, तभी प्रिया रसोई में आती है। अरे अरे माँ जी, ये क्या किया आपने? ये माइक्रोवेव ओवन मेरे मायके से आया है, इसे वो 10,000 वाला चवन्नी छाप ओवन समझने की गलती मत करिएगा। आप पूरे 80,000 का है। खैर, मैं भी किससे बात कर रही हूँ? आप लोगों ने तो आज से पहले इतने महंगे ओवन के बारे में सुना भी नहीं होगा। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? ये तो अच्छी बात है ना, तेरे मायके से इतना अच्छा अच्छा सामान आया है। तभी तो मैंने सोचा कि आज तेरे मायके से आए हुए ओवन में तुझे इडली बनाकर खिला देती हूँ। क्या कहा आपने? मेरे मायके से आए हुए इस इम्पोर्टेड ओवन में आप इडली बनाएंगी और इडली का बैटर गिराकर गंदा करेंगी इसे? आपको पता भी है इस माइक्रोवेव ओवन की सफाई कैसे होती है? कहा था मैंने पापा को, इतने महंगे सामानों की केयर करना नहीं जानते होंगे वो लोग, लेकिन पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। ये मेरे मायके से आया हुआ सामान है, इसे कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मेरे आने से पहले भी तो घर में इडली बनती होगी ना? निकालिए अपना वही खटारा माइक्रोवेव और बनाइए उसी में इडली। अरे नहीं प्रिया, हमारे घर में माइक्रोवेव नहीं था, मैं तो हमेशा गैस पर ही इडली बनाती थी। तो ये बात है।
आज से पहले माइक्रोवेव देखने को भी नहीं मिला आपको, इसीलिए जैसे ही मेरा ये महंगा सामान आपने देखा, बस टूट पड़ी उसके ऊपर। जैसे आज तक गैस पर बना रही थी ना, आगे भी वैसे ही गैस पर बनाकर इडलियां खाइए, ज्यादा महंगे शौक पालने की जरूरत नहीं है। छोटी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद सास को महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके कानों में पिघलाकर गर्म शीशा डाल दिया हो। माँ जी, आप प्रिया की बातों का बुरा मत मानिए। मैंने सुना है ज्यादा अमीर घरों के बच्चे ना लाड़ प्यार में थोड़े मुंहफट हो जाते हैं, लेकिन अब वो हमारे घर आ गई है, धीरे धीरे यहाँ के माहौल में ढल जाएगी। माफ कर दीजिए ना, बच्ची है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बड़ी बहू रसोई का काम तुम देख लेना। प्रिया सास संजना के यहाँ छोटी बहू बनकर आई थी। बड़ी बहू मीनाक्षी की शादी को 3 साल बीत गए थे। मीनाक्षी को भी उसकी शादी में मायके से गृहस्थी का लगभग सारा सामान मिला था, लेकिन सास संजना को बड़ी बहू के घर से आया एक सामान पसंद नहीं था। देख रहा है रॉबिन, तेरे ससुराल से ऐसा घटिया सामान भेजा है कि किसी रिश्तेदार के सामने ये बताने में भी शर्म आती है कि बड़ी बहू के मायके से दहेज में ये सब आया है। अरे आजकल के जमाने में लोग 65 इंच का टीवी लगा रहे, और इस महारानी के घर से आया है 32 इंच का टीवी। बताओ, कोई देखता है क्या आज के जमाने में 32 इंच का टीवी? और ये 30 साल पुराने मॉडल का फ्रिज, बिना बॉक्स का डबल बेड, लकड़ी की प्लाई वाली टेबल। अरे इससे अच्छा होता तेरे ससुराल से दहेज ही ना मिलता। कम से कम यही सोचकर तसल्ली हो जाती कि हमें कुछ मिला ही नहीं है। लेकिन ये सस्ता और आउट ऑफ ट्रेंड फर्नीचर देख देख कर मेरा तो मूड खराब हो गया। सास के मुंह से जली कटी बातें सुनने के बाद बड़ी बहू काफी परेशान रहने लगी थी। माँ, क्यों रोज रोज वही दहेज का सामान पुराना चिट्ठा लेकर बैठ जाती हो? जो बीत गया सो बीत गया। अब मीनाक्षी आपकी बहू है, उसकी खुशी का भी ख्याल रखिए ना। अब ऐसे रोज रोज उसके मायके को लेकर उसे ताने देती रहेंगी तो कैसे खुश रह पाएगी बेचारी। देखो तो कैसे बोला जोरों का गुलाम। ससुराल से चवन ही नहीं मिली, लेकिन फिर भी बीवी के लिए प्यार टपकना कम नहीं हो रहा है। तो भी ना कान खोलकर सुन ले, कोई नौकर वोकर नहीं लगेगा इस घर में। घर के काम तेरी बीवी ही करेगी। दहेज ना मिला ना सही, कम से कम कहीं से तो भरपाई हो मेरे नुकसान की। आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है माँ जैसे बहुत घाटे का सौदा हो गया है आपका, और इस घाटे की पूर्ति करने के लिए आप मेरी पत्नी मीनाक्षी से गधे की तरह काम करवा रही हैं। हाँ बेटा, बीवी को 4 काम करने पड़ रहे हैं तो वो गधा मजदूरी होगी। और जो जीवन भर से माँ से घर के सारे काम करवाते आए हो तुम सब लोग, उस पर तो कभी कोई कुछ नहीं बोला। और ऐसे कौन से रजवाड़े से लेकर आया है इसे? घर के काम तो हर औरत को करने पड़ते हैं, उसमें कौन सा अत्याचार हो गया इसके ऊपर? जाने दीजिए ना रॉबिन, घर के काम करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं निपटा लूंगी। बस मैं चाहती हूँ कि माँ जी खुले दिल से मुझे अपना ले। बेचारी बड़ी बहू मीनाक्षी अपनी तरफ से सास संजना को खुश करने की बहुत कोशिश करती, लेकिन संजना तो शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उसे ताने देने से बाज नहीं आ रही थी। अब बड़ी बहू ने तो नाक कटाकर रख दी हमारी, लेकिन छोटी बहू तो ऐसी नाप तोल कर लेकर आऊंगी ना मैं कि देखना रिश्तेदारी में लोग देखते रह जाएंगे। संजना ने अपने बेटे के लिए ऊंचे परिवारों की लड़कियां देखना शुरू कर दिया था ताकि बिन मांगे उन्हें मोटा दहेज मिल सके। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? मेरे दहेज में आया हुआ सोफा, टेबल, अलमारी सब कहाँ भेज रहे हैं? ये घटिया सामान अब मेरे घर में नहीं रहेगा। अब तो मेरी छोटी बहू आने वाली है, उसके पिताजी पूरे 50 लाख का सामान और 30 लाख की गाड़ी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, शादी में भी पूरे 20 लाख लगाएंगे, पूरे 1 करोड़ की शादी करेंगे। देख लिया तूने मेरे बेटे की कीमत। खैर, मैं भी किसके साथ दिमाग मारी कर रही हूँ। तूने तो अपनी पूरी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए देखे भी नहीं होंगे। चल अच्छा है, छोटी बहू के आने से तेरी भी किस्मत बदल जाएगी। उसके दहेज के नाम पर ही सही, तुझे भी महंगा ब्रांडेड सामान देखने को और इस्तेमाल करने का मौका मिल जाएगा। सास के जाने के बाद रॉबिन, आखिर कब तक हम लोग ये अपमान और तिरस्कार बर्दाश्त करते रहेंगे? अरे ठीक है, नहीं थे मेरे पापा के पास 1 करोड़ रुपए, तो क्या जिनके बाप के पास 1 करोड़ रुपए नहीं होते उनकी बेटियों को ससुराल में सम्मान नहीं मिलेगा? आपकी माँ इतनी जली कटी बातें मुझे सुना देती है, लेकिन आप कभी पलट कर उनसे कुछ नहीं कहते। मैं घर में सिर्फ आपके कारण रह रही हूँ, लेकिन फिर भी आपने आज तक मुझे परिवार में सम्मान दिलाने की कोशिश नहीं की। जब इस घर में सिर्फ मैं अकेली बहू थी, तब आपकी माँ ने कभी मेरा और मेरे मायके वालों का सम्मान नहीं किया। अब तो वैसे भी करोड़पति बहू आ रही है इस घर में, उसके आने के बाद तो मेरी 2 टके की इज्जत नहीं बचेगी। अगर वाकई मेरी हैसियत नहीं है यहाँ रहने की, तो आप मेरे लिए कोई 1 कमरे का छोटा सा मकान ले लीजिए, मैं उसी में गुजारा कर लूंगी, लेकिन ये बेइज्जती मुझसे बार बार बर्दाश्त नहीं होती। देखो मीनाक्षी,
माँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रही है वो सब मुझे दिखाई दे रहा है। छोटे की शादी में बस कुछ दिन बाकी है। ऐसे समय में अगर हम घर छोड़कर चले जाएंगे तो हो सकता है छोटे की शादी पर भी कुछ असर पड़े। उसकी शादी हो जाने दो, उसके कुछ महीनों बाद हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे। बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम्हारे सर पर घर तोड़ने का कलंक नहीं लगाना चाहता, इसीलिए चुप था। मम्मी, प्रिया का फोन आया। वो अपने पूरे परिवार के साथ आज हमारे यहाँ डिनर पर आ रहे हैं। भाभी से बोलकर उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स करवा लेना। अरे तू चिंता मत कर बेटा, मैं तो खुद चाह रही थी शादी से पहले एक बार जाकर तेरे ससुराल वालों से मिल लूं। फिर यही तो मौका है ना अपनी डिमांड उन्हें बताने का। शाम को डिनर के लिए प्रिया अपने पापा मम्मी के साथ विनीत के यहाँ पहुंच गई थी। भाई साहब, वैसे तो हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अपनी हैसियत के हिसाब से हर चीज की व्यवस्था है हमारे यहाँ। लेकिन हम समझते हैं आपने अपनी बच्ची को फूलों की तरह पाला है, इसलिए अपनी हैसियत के हिसाब से आप तो उसके लिए सब कुछ भिजवाएंगे। और हमें उससे कोई ऐतराज भी नहीं है। आपकी बेटी विदेश में रहकर पली है, यहाँ देसी ब्रांड कहाँ सूट करेंगे उसे। इसलिए आप उसकी पसंद की विदेशी ब्रांड की चीजें दहेज में दे दीजिएगा। हम नहीं चाहते कि यहाँ आने के बाद हमारी बहू के माथे पर जरा भी शिकन पड़े। अरे बहन जी, चिंता छोड़ दीजिए, हमने सब कुछ ऑर्डर कर दिया है। अपनी बेटी के लिए हम सब कुछ करेंगे भाई आज के दिन। अरे माँ जी, क्या कर रहे हैं आप? पूरे 2 लाख का सोफा है ये, जिसके ऊपर आप पैर पर पैर रखकर बैठिए ना। ऐसे दिन भर सोफे पर लदी रहेंगी तो उसकी गद्दी खराब हो जाएगी। चलिए उठिए यहाँ से। ये सोफा मेरे मायके से आया है, आपने मुंह दिखाई में नहीं चढ़ाया मुझे, जो पिछले 2 घंटे से लदी हुई है। बहू की बात सुनकर सास संजना अपना सा मुंह लेकर सोफे से उठ जाती है। देख रही हो मम्मी, और ले लो 2 लाख का सोफा। अरे बड़ी भाभी के घर से आया हुआ सोफा माना सिर्फ 20,000 का था, लेकिन उस पर बैठने से पहले हमें भाभी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी। और ना ही बड़ी भाभी ने कभी भी हमारे साथ कोई गलत व्यवहार किया। मैं तो कहती हूँ भाड़ में जाए ऐसा लाखों का सोफा जिसके ऊपर बैठने से पहले इंसान को अपनी बेइज्जती करानी पड़े। तू ठीक कह रही बेटा, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि छोटी बहू अपनी सीमा पार कर रही है। और उसका ऐसे बोलने का कारण बस यही है कि वो अपने मायके से 2 ट्रक भरकर सामान लाई है, इसीलिए बात बात पर अपने मायके से आए सामान का ही ताना देती रहती है। बेहतर यही होगा कि हम उसके मायके से आए सामान से दूर ही रहे, ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी दोपहर में। अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? भाई आज तो अपने हाथ की स्पेशल चटनी बना दो, खाने में स्वाद आ जाए। ठीक है, अभी बनाती हूँ। पति की बात सुनकर सास संजना जाकर रसोई में सिलबट्टे पर चटनी पीसने लगती है। अरे भाग्यवान, तुम्हारी बहू दहेज में इतना महंगा फूड प्रोसेसर लेकर आई है और तुम अभी भी ये पत्थर पर चटनी रगड़ रही हो। अरे भाई जाओ और 2 मिनट में बढ़िया चटनी बना कर लाओ। रहने दीजिए जी, मुझे नहीं खानी आपकी बहू के फूड प्रोसेसर से बनी चटनी। उससे तो अच्छा यही है कि मैं सिलबट्टे पर ही चटनी पीस लूं। आपकी छोटी बहू के सामान को हाथ लगाते ही वो कूदकर अपने कमरे से बाहर आती है और हमें हमारी हैसियत याद दिलाने चली आती है। सुनो भाग्यवान, मैं तो कहता हूँ स्टोर से बड़ी बहू का सामान निकलवा लेते हैं। कम से कम उस सामान को इस्तेमाल करने की परमिशन तो होगी हमारे पास। अच्छा, और अब किस मुंह से बड़ी बहू का सामान लेकर आऊं? याद है ना कितना अपमानित करके उसका सामान उठाकर कूड़े की तरह स्टोर में फेंकवाया था मैंने। शायद ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मुझे भी इतना घमंड नहीं करना चाहिए था। अरे पिछले आधे घंटे से बोल रही हूँ मैं कि मुझे शॉपिंग पर जाना है, पर तुम होके यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हो। अरे यार चलते ना, बस 5 मिनट। 5 मिनट 10 मिनट मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मैं जा रही हूँ, तुम ऑटो लेकर आ जाना। अरे तुम गाड़ी से जाओगी और मैं ऑटो से आऊंगा? शर्म करो यार, अभी नई नई शादी हुई है हमारी। हाँ तो ये गाड़ी कौन सा तुमने अपनी कमाई से खरीदी है जिसमें ना बैठने पर तुम्हें बहुत तकलीफ होगी? भूलो मत, ये गाड़ी मेरे पापा ने दी है और इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है सिर्फ मैं देखूंगी। अच्छा वो तुमने बता दिया कि ये लाख रुपए की गाड़ी तुम्हारे पापा ने सिर्फ तुम्हारे लिए दी है। आगे से तुम्हारे मायके का आया हुआ सामान कोई भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। सिर्फ उसी सामान को इस्तेमाल करूंगा जो मैंने अपने कमाई से खरीदा हो। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं घूमने भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरी जेब में इतना पैसा नहीं है कि तुम्हें शॉपिंग करा सकूं। अरे एक शॉपिंग तक नहीं करा सकती मुझे? अगर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ही खराब थी तो ये सब तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था। आखिर मेरे बेचारे पापा कब तक मायके से ही मुझे सब कुछ लाकर देते रहेंगे? देखो ऐसा विनीत, तुम्हारी फैमिली के साथ मेरा तो चल नहीं पाएगा। जल्दी से जल्दी अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। अब शादी में मेरे पापा से 1 करोड़ रुपया मांगा है तुम लोगों ने,
तो कम से कम मेरे लिए एक फ्लैट तो खरीद के दे ही सकते हो। पता नहीं कहाँ फंसा दिया माँ ने। हर दूसरे दिन इसके मायके में कुछ ना कुछ फंक्शन होता रहता है जहाँ गिफ्ट लेकर हमें पहुंचना पड़ता है। इसके मायके वालों को गिफ्ट देते देते एक दिन मैं शहीद हो जाऊंगा। विनीत ने शादी में देने के लिए एक बहुत सुंदर साड़ी खरीद ली थी। घर आने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए डीमार्ट से सामान लेने क्या चली गई। आपने इतनी देर में मेरे मायके के फंक्शन में देने के लिए गिफ्ट भी ले लिए, लेकिन इतने सस्ते और घटिया क्वालिटी के कपड़े मेरे मायके में कोई नहीं पहनता। एक काम करो, पैक करके मुझे दे दो। हमारे घर के पास बहुत अनाथ बच्चे रहते हैं, उनके काम आ जाएंगे। बहू प्रिया का खौफ इस कदर फैला हुआ था कि घर में इतना इम्पोर्टेंट सामान होने के बाद भी कोई उसके मायके से आए हुए सामान को हाथ नहीं लगाना चाहता था। माँ जी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग जमीन में चादर बिछाकर इस पर आराम करते हैं। माँ जी, स्टोर रूम से मेरा सारा सामान वापस मंगवा लीजिए। आप लोग आराम से सोफा, बेड, वॉशिंग मशीन सब कुछ इस्तेमाल करिए, मुझे तो खुशी होगी। बड़ी बहू का बड़प्पन देखकर अब सास ससुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लोग वादा करते हैं कि आज के बाद वो दुख हो या सुख हमेशा अपनी बड़ी बहू का साथ निभाएंगे, और छोटी बहू, उसे तो उसके मायके के मोटे दहेज के साथ अकेले छोड़ दिया जाता है। आखिरकार मेरी प्लानिंग सफल होगी। मैं यही तो चाहती थी माँ जी कि आप लोगों को जेठानी जी के गुण दिखाई देने लग जाए। काम या ज्यादा दहेज लाने से किसी भी लड़की का ससुराल में मान सम्मान कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग कम दहेज लाने का ताना मार सकते हो तो एक बहू भी तो ज्यादा दहेज लाने का ताना मार सकती है ना। छोटी बहू की बातें सुनकर सभी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और परिवार के सभी सदस्य बड़ी बहू से अपने किए की माफी मांगते हैं।